हेलो फ्रेंड्स। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2019 जो क्लर्क्स की भर्ती हुई थी हरियाणा के अंदर, एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट बन चुकी है जहां पर लोट्स ऑफ इश्यूज हैव अराइजन। और इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर अगर 25/4/2022 का जो अमित कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स का जो ऑर्डर है, उसके अंदर से अगर पैरा नंबर 18 को निकाल दिया जाता तो यह एडवर्टाइजमेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। एचएसएससी की आंसर की के अंदर जो मिस्टेक थी उसके बाद रिजल्ट को रिवाइज किया गया और पैरा नंबर 18 के अंदर जो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर प्रोसेस को दोबारा करने के लिए कहा गया, उसके बाद ये सारी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हुई। सो वेदर द पास्ट टाइम कैन बी चेंज, so there are number of petitions regarding this. We will discuss about all the matters today and with this we will try that कि हमारी ये वीडियो शॉर्ट रहे, क्योंकि इतने इश्यूज कवर करते करते वीडियो की लेंथ जो है वो कई बार एक्सीड हो जाती है। और इतने टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियो आपके लिए तैयार की जाती है उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि इतने एफर्ट्स लग जाते हैं कि जैसे कोर्ट के अंदर 5 केसेस को आर्गू किया गया हो। यानी कि जितने एफ़र्ट्स कोर्ट के अंदर 5 केसेस को आर्गू करने में लगते हैं, उतने एफ़र्ट्स इस वीडियो के अंदर आपका जो कंटेंट है अलग अलग टॉपिक्स का, उससे रिलेटेड आपको अपडेट और गाइडेंस देने के लिए उतने एफ़र्ट्स की ज़रूरत होती है। सो इफ़ यू थिंक दैट ओके कोई भी कंटेंट है उसको बगैर प्रिपरेशन के या बगैर उसकी जानकारी के किसी को गाइड किया जा सकता है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरी बात, जो गाइडेंस है उसके अंदर किसी तरीके की कोई मिस गाइडेंस ना हो जाए, उस चीज़ का भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। खैर, जो आपके कमेंट्स आप जो वीडियोस के ऊपर देते हैं, दे आर वेरी अप्रिशिएबल एंड वी विल कीप डूइंग दिस गुड वर्क फॉर यू। वेलकम टू सांगवान एडवोकेट्स चैनल, यूट्यूब चैनल इजी लीगल टॉक्स। इजी लीगल टॉक्स के अंदर हमारा मकसद है कि आप तक जो आपके इश्यूज़ हैं, जो सर्विस मैटर से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं या जो अदर सिविल एंड क्रिमिनल लॉ के जो मेन टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड एक गाइडेंस जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाए। आई एम एडवोकेट विकास कुमार सांगवान, प्रैक्टिसिंग लॉयर एट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। और हमारे जो एसोसिएट हैं एडवोकेट मोनिका सांगवान, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट सुधीर एंड एडवोकेट दीपक गोयल। सो वी ऑल अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स टू गेट द कंटेंट अपडेटेड फॉर दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, दूसरा जो आप लोगों के जो कमेंट्स रहते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई गई, रिलीविंग के ऊपर जैसे वीडियो बनाई गई, या फिर जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, सो एक टॉपिक के ऊपर जब वीडियो अपडेट की जाती है तो एम्प्लॉयज़ के कमेंट रहते हैं, जो दूसरी कैटेगरी के वीडियोस हैं, जो दूसरी कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी रिक्वेस्ट ये रहती है कि उनके टॉपिक से रिलेटेड भी सेपरेट वीडियो बनाई जाए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम ब्रीफ रहेंगे, जो अपडेट्स हैं उनको हम ब्रीफली कवर करेंगे, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो डिफरेंट कैटेगरी हैं एम्प्लॉयज़ की, उनसे रिलेटेड जो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है केसेस की और जो अपडेट्स हैं वो आपको दिए जाएं। तो इसके अंदर सबसे पहले रीसेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं, जो पहले भी सिलेक्टेड थे और रिवाइज रिजल्ट के बाद दोबारा भी सिलेक्टेड है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी फ्रेश एम्प्लॉयज़ की है, जो पहले सिलेक्टेड नहीं थे और अब सिलेक्टेड हैं। जो थर्ड कैटेगरी है वो उन एम्प्लॉयज़ की है जो पहले सिलेक्टेड थे और अब सिलेक्टेड नहीं हैं। उसके अंदर चाहे वो कैंडिडेट्स हैं जो मार्क्स जिनके रिड्यूस हो गए आंसर की चेंज होने की वजह से, या जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा कुछ कैटेगरी रिलेटेड इश्यूज़ हैं। रीएलोकेशन के इशू को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे आभास रोहिला एंड अदर्स के केसेस के अंदर या तरुण के केस के अंदर रीएलोकेशन को कोर्ट जो है वो कह चुकी है कि इट शुड बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफ़र एंड गवर्नमेंट हैज़ अथॉरिटी टू अपॉइंट अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर प्लेस अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसीज एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो इनसे रिलेटेड क्या केसेस चल रहे हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ चैलेंज है। सो सबसे पहले हम टॉपिक जो है हमारा वो है रीसेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ का। रीसेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ वो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि
सितंबर 2020 में जिनको ज्वाइनिंग मिल गई थी, 3/9/2020 का जो रिजल्ट आया था एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 से रिलेटेड, उसके बाद जिन एम्प्लॉयज़ को, जिन कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट मिली और अब रिवाइज रिजल्ट के बाद दोबारा से जिनको अपॉइंटमेंट मिली, वो है रीसिलेक्टेड एम्प्लॉयज़। उसमें से कुछ कैंडिडेट्स को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है, कुछ ऐसे फ्यू कैंडिडेट्स ही हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है, और कुछ कैंडिडेट्स जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस किए उसके इमीडिएटली बाद उनको ज्वाइनिंग मिल गई थी। लेकिन जैसा कि 16/12/2022 की सीएस की लेटर थी, जिसको 19/12/2022 के ऑर्डर के अंदर जो बंच मैटर लिस्ट हुआ था, उसके अंदर जो कोर्ट ने गैप पीरियड से रिलेटेड जो ऑर्डर किया था, उसके अंदर गैप पीरियड की सैलरी देने के लिए कोर्ट ने कहा, जो कि सीएस की लेटर ने एक्सेप्ट किया था, कि हम इनको कंपलसरी वेटिंग पीरियड ट्रीट करके इनको इस पीरियड की सैलरी देंगे। सो इसके बाद जो ज्वाइनिंग का इशू है उसे लगभग ख़त्म माना जाए, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, उनको जब भी ज्वाइनिंग दी जाएगी उनको गैप पीरियड की सैलरी दी जाएगी। इस ऑर्डर की अगर इम्प्लीकेशन देखें तो काफ़ी वाइड है। उस टॉपिक के ऊपर हम फर्दर जो है डिस्कशन व्हेन एवर रिक्वायर्ड वी विल डू दैट। इसकी इम्प्लीकेशन एक यह भी है कि जो पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट थे और अब वेटिंग कैंडिडेट हैं, जिस दिन वो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, जिस दिन उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उस दिन वो भी रीसिलेक्टेड कैंडिडेट हो जाएंगे और उनको भी गैप पीरियड की सैलरी मिलेगी। तो इस तरीके से जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिनको जुलाई के बाद ज्वाइनिंग नहीं मिली, जिनको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ज्वाइनिंग मिली, क्या वो जुलाई से लेके नवंबर, दिसंबर तक की जो पीरियड है या आगे जो पीरियड है जब उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, क्या वो उस पीरियड को उनका गैप पीरियड माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सैलरी, या फिर सिर्फ जो नोशनल बेनिफिट्स हैं उस पर्पस के लिए इस पीरियड को काउंट किया जाएगा? दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। सो जो रीसिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिली है, तो कोर्ट का अब यह कहना है कि जब भी उनको ज्वाइनिंग मिलेगी उनको इस गैप पीरियड की सैलरी दी जाएगी। और सीएस से रिलेटेड जो 16/12/2022 की जो लेटर है वो मोस्टली आप सभी कैंडिडेट्स की नॉलेज में होगी। दूसरा एक इशू है रीएलोकेशन का। देखिए, रीएलोकेशन को कोर्ट रिफ्यूज़ कर चुकी है कि रीएलोकेशन जो हो गई है उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वह एक ऑर्डर है जो आभास रोहिला, तरुण एंड अदर्स के केस में और 7, 8, 10 केसेस के अंदर सेम कोर्ट ने, अरुण मोंगा जी की कोर्ट ने पास किया था इन द मंथ ऑफ जुलाई से स्टार्ट होकर अक्टूबर, नवंबर तक। इस तरीके के ऑर्डर्स जो है वो डिफरेंट केसेस के अंदर आए हैं। लेकिन क्योंकि ये जो रीएलोकेशन हुई थी, ये पैरा नंबर 18 के हिसाब से जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, ऑर्डर 25/4/2022 का जो ऑर्डर है उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन थी कि सारी प्रोसेस दोबारा की जाएगी, तो उसी का पार्ट जो है ये रीएलोकेशन को माना गया है। तो अब तक जो पैरा नंबर 18 है उसको देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में उस केस को, उस पर्टिकुलर पैरा को चैलेंज नहीं किया गया। लेकिन कुछ केसेस अब फाइंड आउट हुए हैं जो वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स नहीं पहुंच पाए थे और जो विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिवाइज रिजल्ट से बाहर हुए, जिस वजह से उन कैंडिडेट्स के जो केसेस हैं वहाँ पर उन्होंने पैरा नंबर 18 को चैलेंज किया है। यानी कि उनका कहना है कि जब वे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे तो रिवाइज रिजल्ट के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। और ये जो सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशंस हैं, ये आपकी अमित कुमार एंड अदर्स के केस के अंदर ही लगी हुई हैं, जो कि अभी फरवरी के लिए लिस्टेड हैं। तो इनके ऊपर कोर्ट का क्या डिसीजन आता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि पैरा नंबर 18 की फर्दर क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगी। जिन लोगों ने रीएलोकेशन को चैलेंज किया था उन्होंने पैरा नंबर 18 को चैलेंज नहीं किया था। तो क्या आज की डेट के अंदर रीएलोकेशन को चैलेंज करना ओपन है? देखिए, 25/4/2022 के ऑर्डर की रिव्यू की अगर बात करें या अपील की अगर बात करें तो उसका टाइम निकल चुका है। जो कैंडिडेट्स अदरवाइज जिन्होंने रीएलोकेशन को चैलेंज किया है अपनी अलग से CWP सिविल रिट पिटीशन फाइल करके, उन्होंने उसको अलग तरीके से चैलेंज किया है, पैरा नंबर 18 को उन्होंने चैलेंज नहीं किया। सो इस लेटेस्ट स्टेज के ऊपर रीएलोकेशन के पार्ट को चैलेंज करना, उसके अंदर जो डिले हो चुका है, क्योंकि रिव्यू का जो टाइम होता है वो 30 डेज़ का होता है,
एलपीए का जो टाइम होता है अपील करने का वो 30 डेज़ का होता है, और वो 25/4/2022 का जो ऑर्डर है उसका 25/5/2022 को 30 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। अब इतने डिले के बाद इस चीज़ को चैलेंज करना और कोर्ट इसको एंटरटेन करे, इट डज नॉट सीम वेरी मच पॉसिबल। दूसरा जो रीसिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ का जो इशू है वो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड। कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस का मतलब कि जो पिछला पीरियड है सितंबर 2020 से लेकर, जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी इनिशियली, तब से लेकर जो 23/6/2000 सितंबर 2020 से लेकर और आपका जुलाई 2022 जब उनकी रीज्वाइनिंग हुई है रिलीविंग के बाद, इस पीरियड को उनके टोटल सर्विस पीरियड के अंदर ऐड किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ ऑल द बेनिफिट्स लाइक इंक्रीमेंट, सीनियोरिटी, एसीपी एक्सेट्रा, और प्रोबेशन पीरियड भी उसके अंदर आपका काउंट हो कि वो कंप्लीट हो चुका है 2 साल का प्रोबेशन पीरियड। इससे रिलेटेड आभास रोहिला और तरुण के केस के अंदर जैसे कि जुलाई अगस्त के अंदर ऑलरेडी ऑर्डर हो चुके थे, लेकिन उसके बाद कॉमन ऑर्डर की जैसे हम लोग वेट कर रहे थे, कैंडिडेट्स जो वेट कर रहे थे, यहाँ कॉमन ऑर्डर जो है वो सीएस के द्वारा अब तक किसी प्रकार से इशू नहीं किया गया है। और उसका दूसरा एक मेन रीज़न यह भी है कि सिविल सर्विस रूल्स के अंदर कोई ऐसा पॉसिबल क्लॉज या कोई ऐसा रूल जो है वो इससे रिलेटेड अवेलेबल नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पर्टिकुलर डिफरेंट सिनेरियो, और जो रूल्स हैं वो इस सिनेरियो को कवर करने के लिए रूल्स नहीं है। अगर इस तरीके का रूल होता तो सीएस ऑफिस जो है या डिपार्टमेंटल हेड्स जो है वो रिक्विजिशन सीएस ऑफिस को भेज चुके होते, और वहाँ से कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव ऑर्डर, कॉमन ऑर्डर आप लोगों के लिए आ चुका होता। अब दूसरा कैंडिडेट्स का यह मानना है कि चलो बाकी केसेस के अंदर जो ऑर्डर होगा वो हमारे ऊपर अप्लाई होगा। देखिए, ये ऑर्डर तो ऑलरेडी आभास रोहिल्ला के केस में 25/7/2022 को हो चुका है, तरुण के केस के अंदर 1/8/2022 को हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसी प्रोसेस जो है वो सिविल सेक्रेटरीट ऑफिस के द्वारा या सीएस ऑफिस के द्वारा इनिशिएट नहीं की गई। अब जो पेटिशन पेंडिंग है वो 16 फरवरी के लिए पेंडिंग है, और उसके अंदर जो गैप पीरियड की सैलरी है उससे रिलेटेड इशू ऑलरेडी सेटल किया जा चुका है, और आप लोगों से उस का जो रिकॉर्ड है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वह डाटा भी डिपार्टमेंट्स ने आपसे कलेक्ट किया है, और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को सैंक्शन के लिए उस चीज़ को भेजा जा रहा है। वहाँ पर भी जो प्रॉब्लम है, जो रूल 810 है कंपलसरी वेटिंग पीरियड का, वहाँ मैक्सिमम लिमिट 42 डेज़ की है, और इस पीरियड को किस तरीके से वो कवर करेंगे, किस तरीके से ऑर्डर करेंगे, किस तरीके से उसको इंक्लूड करेंगे, सो दैट इज़ टू बी सीन फर्दर। अब 16 फरवरी 2022 के लिए जो इशू बचा है वो है कि जो प्रीवियस पीरियड है आपका उसकी कंटिन्यूटी के ऑर्डर जो कि ऑलरेडी पास किए जा चुके हैं, सो सिमिलर ऑर्डर्स आर एक्सपेक्टेड, सिमिलर ऑर्डर्स विल बी पास्ड इन दीज केसेस, प्लस जो गैप पीरियड की सैलरी का ऑर्डर हो चुका है उस पीरियड को आपके टोटल सर्विस पीरियड के अंदर भी इंक्लूड किया जाए। अब इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो 19 पेटिशन्स हैं जो कैटेगरी 1 के अंदर, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1500-1600 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑलरेडी अपनी कंटिन्यूटी का केस फाइल कर चुके हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने अभी तक पेटिशन ज्वाइन नहीं की है। पहले आपके पास ग्रुप पेटिशन्स कई अवेलेबल रही हैं, जैसे हमारे ऑफिस की तरफ से भी निशा की पेटिशन है जो फाइल हुई थी, अमन सोनी की पेटिशन है, अमित कुमार की पेटिशन है, या मिस्टर सिंघल की पेटिशन है। इन पेटिशन्स के अंदर ग्रुप पेटिशन्स जो आप लोगों ने ज्वाइन की थी, तो आप ऑलरेडी नंबर ऑफ़ पेटिशनर्स जो हैं वो कोर्ट के सामने पेटिशनर हैं। जब भी ऑर्डर होगा आपको अपना पर्टिकुलर बाय नेम ऑर्डर, अपने नाम से अपना ऑर्डर मिल जाएगा। उसकी सर्टिफाइड कॉपी हाई कोर्ट से लेकर आपका आगे काम रहेगा अपने डिपार्टमेंट्स को उसको सबमिट करवाना, और सीएस ऑफिस में उस ऑर्डर को थ्रू लीगल नोटिस सेंड करवाना, ताकि उसकी जो कंप्लायंस है ऑर्डर की वो टाइम पर हो सके। अब जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक अपना रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने जिन्होंने अब तक अपना कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के लिए केस फाइल नहीं किया है, अब वो इस दुविधा के अंदर हैं कि क्या हम वेट करें या हम भी पेटिशन ज्वाइन करें। मेरी आपसे सजेशन ये रहेगी कि इट वुड बी बेटर कि आप पेटिशन को ज्वाइन करें।
पेटिशन को ज्वाइन करने का बेनिफिट ये रहेगा कि आपको एंडलेसली क्रॉस फिंगर होकर वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। रोज़ रोज़ एक टॉपिक के ऊपर ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जिस दिन भी ऑर्डर होगा आपका कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का पॉजिटिव ऑर्डर होगा और उस ऑर्डर को आप जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको सबमिट करवा के लीगल नोटिस के साथ में उनको सेंड करवा के फर्दर उनकी कंप्लायंस जो है वो की जाएगी और आपका सर्विस रिकॉर्ड जो है वो अपडेट किया जाएगा। कुछ एम्प्लॉयज़ का यह कहना है कि कुछ ऐसे पेटिशनर्स हैं जो अपना कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो खुद तो अपना कंटिन्यूटी का केस फाइल कर चुके हैं, लेकिन दूसरों को मना कर रहे हैं कि हमारा जो ऑर्डर होगा सूनर और लेटर जो है वो सीएस ऑफिस के द्वारा उसकी कंप्लायंस की जाएगी और आपको भी उसका बेनिफिट दिया जाएगा। देखिए, इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ जहाँ पर इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑलरेडी, रीसेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, फ्रेश एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, रिलीव्ड एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुँचे, उसके अलावा रीएलोकेशन से रिलेटेड जो इतने सारे इश्यूज़ हैं, तो सीएस ऑफिस एंड द डिपार्टमेंटल हेडक्वार्टर्स, they are involved in resolving and addressing these issues. So in these circumstances यह एक्सपेक्ट करना कि ओके हमारे लिए कॉमन ऑर्डर सीएस ऑफिस की तरफ से है। हाँ, गैप्स पीरियड से रिलेटेड जो 16/12/2022 की लेटर है वो एक लेटर आई थी जिसके अंदर गैप पीरियड को कंपलसरी वेटिंग पीरियड ट्रीट करने के लिए कहा गया था, वो सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन उसमें यह भी देखना होगा कि किन सर्कमस्टांसिस के अंदर वो ऑर्डर आया था। वो ऑर्डर इन सर्कमस्टांसिस के अंदर आया था कि जहाँ पर विकास मीना के केस के अंदर 22 नवंबर का जो ऑर्डर है उसके अंदर जो ज्वाइनिंग में डिले किया गया था विकास मीना एंड अदर्स के केस के अंदर, वहाँ पर कोर्ट ने ये कहा था कि जो ये डिले किया गया है और जो ये गैप पीरियड क्रिएट हुआ है रिलीविंग और रीज्वाइनिंग के बीच में, इसकी उन्हें सैलरी दी जाए। यह ऑर्डर कोर्ट के द्वारा किया गया था और उसके बाद उसी ऑर्डर के अंदर सीएस ऑफिस से यह पूछा गया था कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि इनको इनकी सैलरी देगा, उससे रिलेटेड आप एफिडेविट कोर्ट के अंदर फाइल कीजिए। और 29/11 की जो डेट है वो इस केस के अंदर अगली डेट लगी थी। सो यह एक ऐसे सर्कमस्टांसिस कोर्ट के ऑर्डर से पैदा हुए थे जहां कर कि सीएस ऑफिस की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, एक डायरेक्ट अंडरटेकिंग जो है वो कोर्ट के अंदर फाइल करनी थी और यह फाइल डायरेक्टली विद इन अ शॉर्ट पीरियड सीएस ऑफिस के सामने इसको प्लेस किया गया था और उन सर्कमस्टांसिस के अंदर ये 16/12/2022 की जो लेटर है वो इशू की गई थी। इस तरीके के सर्कमस्टांसिस कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिविल सर्विस रूल के अंदर कोई ऐसा रूल अवेलेबल नहीं है जिसके अंडर इस तरीके का ऑर्डर पास किया जा सके। इसलिए सारी की सारी जो डायरेक्शंस हैं, जो जिन केसेस के अंदर कोर्ट के द्वारा डायरेक्शंस की जा रही हैं, उन ऑर्डर्स की कंप्लायंस जो है वो सीएस ऑफिस के द्वारा या डिपार्टमेंटल हेडक्वार्टर्स के द्वारा की जा रही है। सो मेरी आपको सजेशन ये रहेगी कि जो रीसिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं अपनी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के लिए ग्रुप पेटिशन को ज्वाइन करें। मेरे ऑफिस के अंदर जो नेक्स्ट पेटिशन है, जो 16 फरवरी से पहले जो पेटिशन फाइल होगी फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर, उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो लिंक है, जो ग्रुप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जो ये वीडियो है, इस वीडियो के साथ भी जो लिंक आपको अवेलेबल है उसके थ्रू आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं और आपको पेटिशन में यू विल बी एडिड। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि खुद तो पेटिशन ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उनकी दूसरों के लिए सजेशन ये है कि आप वेट करें, आपके लिए कॉमन ऑर्डर आ जाएगा। कुछ एम्प्लॉयज़ का यह कहना है कि ऐसी मिसगाइडेंस जो एम्प्लॉय कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि अब लगभग 3 साल का पीरियड कंप्लीट होने वाला है। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर 3 साल के अंदर प्रमोशन का टाइम है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ 5 ईयर्स के अंदर प्रमोशन का टाइम है। सो जहाँ 3 साल के अंदर प्रमोशन का टाइम है, वहाँ पर आप कॉम्प्लिकेशन को समझिए कि अगर आपका ये पीरियड अभी ऐड नहीं होता, तो एक तो आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका पीरियड ही कंप्लीट नहीं हुआ, एक आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हो पाएगा
सो इन कॉम्प्लिकेशंस को अंडरस्टैंड करते हुए आप यह समझें कि किसी भी एम्प्लॉय का जो कंटिन्यूटी ऑफ रीसिलेक्टेड एम्प्लॉय का जो कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का मैटर है वो उसका अपना मैटर है। आपका मैटर दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करता और दूसरे का मैटर आपको इफ़ेक्ट नहीं करता। अगर दूसरे एम्प्लॉय को ऑर्डर मिलेगा तो वो उसको अपने रिकॉर्ड के लिए, अपने सर्विस अपडेशंस के लिए मिलेगा। आपको अपना ऑर्डर जो मिलेगा बाय नेम, वो आपके अपने सर्विस रिकॉर्ड की अपडेशन के लिए मिलेगा। सो आप जो भी डिसीजन लें, आप अपना खुद का डिसीजन लें, किसी भी मिसगाइडेंस के अंदर या किसी भी दूसरे की राय से तवज्जो ना रखते हुए, इत्तेफाक ना रखते हुए आप अपना डिसीजन खुद लें इसके अंदर। एंड आई हैव शेयर्ड माय गाइडेंस विद यू। Now we come to the second point, the fresh candidates. So reselected candidates से related जो issues हैं we have already discussed. जो fresh candidates हैं, fresh candidates को जुलाई और उसके बाद ज्वाइनिंग जो है वो दी गई है। रिवाइज रिजल्ट आपको पता ही है कि 23/6/2022 को रिवाइज रिजल्ट आया था और उसके बाद फ्रेश कैंडिडेट्स जो कि मतलब पहली बार रिवाइज रिजल्ट में जिनकी सिलेक्शन हुई है उनकी क्या एंटाइटलमेंट है। देखिए, जैसा कि रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का बेनिफिट दिया गया है पिछले पीरियड को ऐड करके, अब इस वजह से एक ही एडवर्टाइजमेंट के जो फ्रेशली सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर जो पैरिटी है, जो इक्वलिटी है, वह डिस्टर्ब होती है। यानी कि फ्रेश सेलेक्टेड कैंडिडेट अगर सितंबर 2020 में सेलेक्ट हो चुका होता तो आज की डेट के अंदर उसका भी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका होता और 3 इयर्स कंप्लीट होने के ऊपर वो भी प्रमोशन के लिए एंटाइटल्ड होता। जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर 3 ईयर का प्रमोशन टाइम है और 5 इयर्स का जिनके अंदर है वहाँ 5 इयर्स का टाइम और पीरियड कंप्लीट होने के ऊपर वो एंटाइटलमेंट उनकी होती। इसके अलावा जो इंक्रीमेंट्स हैं उनके लिए एंटाइटलमेंट उनकी होती। अब एक ही एडवर्टाइजमेंट के दो डिफरेंट कैंडिडेट, एक रीसिलेक्टेड कैंडिडेट और एक फ्रेश सिलेक्टेड कैंडिडेट, इनके अंदर जो इक्वलिटी और पैरिटी है वह डिस्टर्ब हो रही है। इसकी वजह से जो नए फ्रेशली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भी एंटाइटल्ड हैं अपने सर्विस पीरियड के अंदर उस पीरियड को ऐड करवाने के लिए जिस पीरियड के लिए उन्हें डिप्राइव किया गया था HSSC की आंसर की में गलती की वजह से। अदरवाइज अगर वह गलती नहीं होती तो सितंबर 2020 में जब और एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन हुई थी, अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग हुई थी, उसी वक्त उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी होती। अब इस लेटर स्टेज के अंदर नो पे फॉर नो वर्क, नो वर्क नो पे का जो प्रिंसिपल है उसके बेसिस के ऊपर उन्हें पिछली सैलरी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन जो नोशनल बेनिफिट्स हैं इक्वलिटी के, जो कि उनको अदर कैंडिडेट्स रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ पैरिटी पर लेकर आते हैं और आर्टिकल 14 और 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो वायलेशन हो रही है उसमें इक्वलिटी पर सारे कैंडिडेट्स को लेके आते हैं, तो इसके लिए वो लोग नोशनल बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड हैं इस प्रीवियस पीरियड के लिए, नॉट फॉर द एक्चुअल बेनिफिट्स। तो इसके अंदर आपके इंक्रीमेंट्स और टोटल सर्विस पीरियड के अंदर इसको काउंट करना, प्रमोशन के लिए इस पीरियड को काउंट करना, ACP के लिए इस पीरियड को काउंट करना, ये सारे बेनिफिट्स के लिए फ्रेशली सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ जो है वो एंटाइटल्ड हैं। नाउ वी कम टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़। थर्ड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर वो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि रिवाइज्ड रिजल्ट के अंदर सेलेक्टेड नहीं हुए। रिवाइज रिजल्ट के अंदर जो सिलेक्ट नहीं हुए उसके अंदर कुछ कैंडिडेट्स तो वो हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो कम हो गए आंसर की रिवाइज होने की वजह से और वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। फिर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंच पाए और उस वजह से वो रिवाइज रिजल्ट से बाहर हो गए। कुछ कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक्स का इशू है, उसके अलावा कुछ मिसलेनियस इशू कुछ अदर कैंडिडेट्स के भी हैं। अब जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो गए उन कैंडिडेट्स की पेटिशन जो है वहाँ जो एक सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि जो उनकी पेटिशन है उन्होंने सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की है अमित कुमार एंड अदर्स के केसेस के अंदर। इसके अंदर जैसे आपको पता है 6 जुलाई का जो ऑर्डर था
उस 6 जुलाई के ऑर्डर में स्टे इनको ग्रांट किया गया था। लेकिन जो स्टे ग्रांट किया गया था वह कोई एक्चुअल स्टे नहीं था, वह सिर्फ एक टेक्निकल स्टे था। टेक्निकल स्टे से मेरा मीनिंग यह है कि जो 25/4/2022 का अमित कुमार का ऑर्डर था, उसके अंदर एक पैरा के अंदर कोर्ट ने ये कहा था कि जो कैंडिडेट रिवाइज रिजल्ट के अंदर बाहर हो जाएंगे, उन्हें डिपार्टमेंट या अथॉरिटी जो है वो शो कॉज नोटिस दे के उसके बाद उनको रिलीव किया जाएगा। इन कैंडिडेट्स को 23 जून 2022 के रिजल्ट के बाद में शो कॉज नोटिस इनको 24-25 जो डेट थी उसको दिया गया था, और उसके अंदर 7 डेज का टाइम इनको रिलीव करने, शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए दिया गया था। लेकिन वो 7 डेज का टाइम पीरियड कंप्लीट होने से पहले ही इनको रिलीव कर दिया गया, जिसके अगेंस्ट में इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अपनी पिटीशन फाइल की, और उसके अंदर हाई कोर्ट ने इनको स्टे ग्रांट किया। वह स्टे ग्रांट करते समय हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो इनको टाइम पीरियड दिया गया था शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करने के लिए, उससे पहले ही इनको रिलीव कर दिया गया, इसलिए इनकी रिलीविंग के ऊपर स्टे दिया जाता है। साथ में यह भी कहा गया था कि डिपार्टमेंट इनको फ्रेश शो कॉज नोटिस देके रिलीव कर सकता है, और इन केस अगर एडवर्स ऑर्डर पास किया जाता है, यानी कि इनको रिलीव ही किया जाता है इन द सेम टर्म्स, तो उसको नेक्स्ट डेट तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। जो नेक्स्ट डेट थी वह इसके अंदर लगी थी 28 जुलाई 2022, और 28 जुलाई 2022 का जो ऑर्डर है उसके अंदर जो इंटरिम ऑर्डर था स्टे का, उसको कंटिन्यू किया गया था। उसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट डेट थी वह थी 27 सितंबर 2022। 27 सितंबर 2022 को भी इंटरिम ऑर्डर को कंटिन्यू कर दिया गया, और इन केसेस को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया। अब जो कैटेगरी 1 थी वो 2 नवंबर के लिए लगी थी, कैटेगरी 2 7 नवंबर, 9 और नवंबर और 10 नवंबर, इस तरीके से 4 कैटेगरीज की लिस्टिंग हुई थी। अब जो 27 सितंबर के बाद का ऑर्डर है, यानी कि 2 नवंबर का जो ऑर्डर है, वहाँ पर इंटरिम ऑर्डर स्टे का कंटिन्यू नहीं है। यानी कि जो 6 जुलाई का 2 पार्ट के अंदर ऑर्डर था इनकी रिलीविंग के ऊपर जो स्टे था उससे रिलेटेड, वह ऑर्डर 2 नवंबर या उसके बाद में कंटिन्यू नहीं है। नवंबर या दिसंबर की ही कोई डेट, जो शायद 2 नवंबर या 2 दिसंबर की डेट है, जहां पर सिविल सेक्रेटरीट के ऑफिस के थ्रू एक लेटर इशू की गई थी, जो डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जो रिलीविंग कैंडिडेट्स हैं उनके डाटा सबमिट करवाने के लिए कहा गया था। अब वह प्रोसेस काफ़ी स्लो रही, और अब 16 जनवरी को एक फ्रेश लेटर इशू की गई है, जहां पर कि रिलीविंग्स जो कैंडिडेट्स हैं उनके डाटा की अपडेशंस के लिए डिपार्टमेंट्स को 25 जनवरी तक का टाइम दिया गया है। यानी कि अब रिलीविंग के कैंडिडेट्स जो हैं उनके डाटा कलेक्शन की प्रोसेस चल रही है, और मे भी उन्हें फ्रेश शो कॉज नोटिस देके अब रिलीविंग की प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी। जो वेटिंग कैंडिडेट्स हैं, वेटिंग कैंडिडेट शुरू से ही, क्योंकि रिलीविंग के ऊपर स्टे रहा, जो सीट्स थी वो लिमिटेड थी, कैंडिडेट्स जो थे वो मैनीफोल्ड हो गए, 1178 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए। सो उस वजह से ज्वाइनिंग और रिलीविंग के अंदर काफ़ी डिस्टर्बेंस रही है। अब जैसे इन कैंडिडेट्स की रिलीविंग होगी, वैसे जो वेटिंग लिस्ट है उन वेटिंग कैंडिडेट्स का नंबर आएगा। वेटिंग कैंडिडेट से रिलेटेड जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, जनरल कैटेगरी है या कोई भी अदर कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी है या फिर एससी या एसटी कैटेगरी है, इन कैटेगरी से रिलेटेड अगर हम ये देखें कि जो डिपार्टमेंट की एलोकेशन, या फिर जो ऐसे मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी में जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी थी लेकिन जनरल के अंदर क्वालिफाई कर गए, उन कैंडिडेट से रिलेटेड भी जो सीट्स उनको अलॉट की गई हैं उसके अंदर भी काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हैं, उसके अंदर भी काफ़ी एनोमलीज हैं। अब इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वहाँ पर वेटिंग के कैंडिडेट्स को काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं, और वेटिंग के कैंडिडेट्स जो अब तक वेट कर रहे हैं 1 साल का पीरियड, जैसे इनकी वेटिंग की जो एलिजिबिलिटी है वो 1 साल के पीरियड के लिए है, सो मे बी डिपार्टमेंट शायद इसको सुओ मोटो एक्सटेंड करे, अदरवाइज दे हैव द ऑप्शन ऑफ अप्रोचिंग द कोर्ट to get their waiting period extended so that they can be adjusted against the vacant post that will be vacated in the due course of time after the relieving of such candidates. So relieving जिन candidates की वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, उन्होंने एक अच्छी चीज़ यह की है कि उन्होंने जो
कुछ केसेस जो हाई कोर्ट में डले हुए हैं, वहाँ हाई कोर्ट के जो पैरा नंबर 18 है 25/4/2022 के ऑर्डर के, उसको चैलेंज किया है कि इस प्रोसेस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। सो दैट इज़ द राइट स्टेप, जो इन्होंने स्टेप लिया है, दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप एंड दैट इज़ अ राइट स्टेप। अब इस जो स्टे ऑर्डर का बेनिफिट है, कुछ तो एम्प्लॉयज़ वो थे जो पेटिशनर बन के इन केसेस के अंदर जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर पेटिशन फाइल की हैं, कुछ ऐसे के बाकी जो रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया गया था, यानी कि इनको रिलीव करने के बाद इस ऑर्डर के तहत उनको उनकी रिलीविंग के ऊपर रोक लग गई थी और डिपार्टमेंट्स ने उनको काम करने दिया और उनकी रिलीविंग की प्रोसेस को रोक दिया। अब ये सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं, इनकी सारी की सारी जो रिलीविंग की प्रोसेस है वो रुकी हुई है इस ऑर्डर के ऊपर, जैसा कि वो टेक्निकल स्टे, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका टेक्निकल स्टे था। अब इस प्रोसेस को कंप्लीशन के लिए रिलीविंग के कैंडिडेट्स का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। अब जो ये रिलीविंग के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वे मार्क्स कम होने की वजह से बाहर हुए या फिर जो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए नहीं पहुंच पाए उसकी वजह से बाहर हुए, सो देखिए हाई कोर्ट के अंदर जो सिविल रिट पिटीशन डलती है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं या जब आप जीके के अंदर भी इस तरीके की चीज़ों को पढ़ते हैं, मेनली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन है रिट पिटीशन के लिए। हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन आर्टिकल 226 के अंडर है। सिविल रिट पिटीशन हाई कोर्ट में तभी लाई करती है जब आपका कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ हो। अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है तो आपकी सिविल रिट पिटीशन लाई नहीं करती है। जो रीवेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं पहुंच पाए जो कैंडिडेट्स, या फिर जो मार्क्स कम होने की वजह से बाहर हुए और जो हाई कोर्ट में सिविल रिट पिटीशन के थ्रू जिन्होंने अप्रोच किया है, सेपरेट जिन्होंने सिविल रिट पिटीशंस फाइल की हैं, आप यह देखिए कि वो प्रॉपर जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की प्रोसेस में कोई मेजर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं होता। आर्टिकल 14 के अंदर नहीं आता, आर्टिकल 15, 16, 17, 18 के अंदर नहीं आता, आर्टिकल 19 के अंदर एक आपका राइट ऑफ लाइवलीहुड है, वहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो इसको टच कर सकते हैं। अदरवाइज आर्टिकल 2021 जो 12 से लेकर 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, उन सभी कैटेगरीज के अंदर ये नहीं आता। इन कैंडिडेट्स के पास जो आज की डेट में प्रॉपर रेमेडी है, वह रेमेडी है सिविल कोर्ट्स की। सिविल कोर्ट के अंदर, क्योंकि जो कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स कम हैं वो कैंडिडेट रिवाइज रिजल्ट के अंदर बाहर हुए हैं, अब उनके पास में रेमेडी क्या है? उनके पास में रेमेडी है सिविल कोर्ट पंचकूला की रेमेडी, जहां HSSC का ऑफिस लोकेटेड है। उसकी जो वो जिस सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन में आता है, उस सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर आपकी पिटीशन फाइल हो। मेरे ऑफिस की तरफ से जो पिटीशंस फाइल की जा रही हैं इन कैंडिडेट्स की, और ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो गाइडेंस है, वह गाइडेंस यही है कि हाई कोर्ट के अंदर वो जो भी सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाकर पैरा नंबर 18 को चैलेंज कर रहे हैं, उसके साथ वो अपनी सिविल कोर्ट की रेमेडी को एक्सरसाइज करें, क्योंकि सिविल कोर्ट की रेमेडी की एक पर्टिकुलर जो सूट फाइल होगी आपकी, उस सिविल सूट की एक लिमिटेशन होती है। अगर आप इन प्रोसीडिंग्स के अंदर उस टाइम पीरियड को क्रॉस कर जाएंगे तो आपकी रेमेडी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप आपकी रेमेडी जो सिविल सूट की रेमेडी है, आप उसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आपका टाइम पीरियड एग्जॉस्ट जब हो जाएगा, उसके बाद आपकी सिविल सूट जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। और सिविल सूट की रेमेडी होने का मेन रीज़न यह है कि जो सर्विस है वो आपका एक कंट्रैक्ट है। उस सर्विस कंट्रैक्ट के अंदर जब 2020 के अंदर आपको ज्वाइनिंग दी गई थी, तो वो HSSC ने आपको मिसरिप्रेजेंट किया था गलत आंसर की वजह से, कि आप लोगों को हम एडवर्टाइजर नंबर 5 में एज अ क्लर्क सेलेक्ट और अपॉइंट कर रहे हैं। उसमें आपकी तरफ से कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं थी, और इस मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से आपने वो सर्विस ज्वाइन की। अब जो सर्विस आपने ज्वाइन की वह एक कंट्रैक्ट है। अब रिवाइज रिजल्ट जो हाई कोर्ट की तरफ से आया है वह HSSC की मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए आया है, ना कि आपके राइट को डिफीट करने के लिए आया है।
आपको एचएसएससी ने जो 2020 के अंदर अपॉइंटमेंट दी थी और अब 2022 के रिवाइज रिजल्ट के अंदर की वजह से आपकी उस अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया जा रहा है या अगर आपको रिलीव किया जा रहा है, तो आप उस सिविल रेमेडी को एक्सरसाइज करें। उसके अंदर जो मिस रिप्रेजेंटेशन का क्लॉज है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, और जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो रेमेडी है सेक्शन 9 से लेके 25, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या इन दी अल्टरनेटिव कॉम्पनसेशन का जो आपका राइट है, उस राइट को आप एक्सरसाइज करें। वहाँ पर आपको रिलीफ मिलने की संभावना है और वहाँ पर आपको रिलीफ मिलने की पॉसिबिलिटी है। जो वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो कैंडिडेट्स हैं, जो पैरा नंबर 18 में सिविल मिसलेनियस डालकर जो अमित कुमार के केस के अंदर जिनके हाई कोर्ट के अंदर कुछ पेटिशंस जो पेंडिंग हैं, कुछ एप्लीकेशंस जो पेंडिंग हैं, आप भी अपनी सिविल कोर्ट की रेमेडी को एक्सरसाइज करें। जैसा कि इनका कहना है एचएसएससी का कि हमने इतने सारे पब्लिक नोटिस जो दिए थे उसके बावजूद भी कैंडिडेट्स रीवेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचे, जो कि हाई कोर्ट के पैरा नंबर 18 25/4/2022 का जो ऑर्डर है उसके पैरा नंबर 18 के तहत हाई कोर्ट ने कहा था कि इनकी रीवेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दोबारा कराई जाए। उसके बाद एचएसएससी ने पब्लिक नोटिस इशू किया। देखिए, आप लोग उस वक्त हरियाणा गवर्नमेंट की जॉब में थे, एक डिपार्टमेंट के अंदर आप एम्प्लॉय थे। पब्लिक नोटिस तब इशू करवाया जाता है जब आपको डायरेक्ट अप्रोच करने का कोई साधन, कोई तरीका, कोई जरिया ना हो। यहाँ पर आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी उस ऑर्डर की जिसके अंदर आप पार्टी नहीं थे। आप लोग 25/4/2022 का जो ऑर्डर था उसके अंदर आप लोग पार्टी नहीं थे, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन होना स्वाभाविक नहीं है। आप हरियाणा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर कार्यरत थे, काम कर रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट की ड्यूटी थी, एचएसएससी की ड्यूटी थी कि जो भी ऑर्डर हुआ है और जो भी फर्दर रिक्वायरमेंट है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको पर्सनली सर्व की जाती। इस प्रोसेस को बाईपास करके डायरेक्ट पब्लिक नोटिस इशू करना इज़ नॉट ए गुड एंड एक्सेप्टेबल प्रोसेस इन द आई ऑफ लॉ, क्योंकि पब्लिक नोटिस तब इशू किया जाता है जब आपको सर्व करने का और कोई तरीका ना हो। तो अखबारों के अंदर पब्लिक नोटिस इशू कर दीजिए ताकि कोई आस पड़ोस का, नज़दीक का कोई भी इंसान जो है, कोई दूसरा व्यक्ति आपको इस बारे में सूचना दे सके, जहां आपको डायरेक्ट सूचना देने का कोई जरिया अवेलेबल ना हो। आपको डायरेक्ट सूचना देने का जरिया अवेलेबल था, इसलिए सिर्फ पब्लिक नोटिस इशू करके और उस डेट को अगर आप वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचे, उस आधार के ऊपर आपको नौकरी से निकालना इज़ नॉट अ जस्टिफाइड प्रोसेस अंडर द लॉ। लेकिन आपके पास जो रेमेडी है वो हाई कोर्ट के अंदर पैरा नंबर 18 को जिन्होंने चैलेंज किया है, उसके साथ साथ आपको अपनी सिविल कोर्ट की, पंचकुला सिविल कोर्ट की जो रेमेडी है उसे एक्सरसाइज करना चाहिए। वहाँ पर आपको रिलीफ मिलने के काफ़ी मेजर चांसेस हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ वी हैव टॉक्ड। हमने रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स के जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस किए, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो डिस्कस किए, जो रिलीविंग और वेटिंग कैंडिडेट्स हैं और जो वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचे उनके इश्यूज हमने डिस्कस किए, रीएलोकेशन के पॉइंट को हमने डिस्कस किया साथ में। और इसके साथ जो रीएलोकेशन जो कैटेगरी वाइज है, यानी कि जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और जिन्होंने जनरल के अंदर क्वालिफाई किया है, उसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ का प्रेफरेंस का इशू है कि उन्हें जो प्रेफरेंस दी गई है वो उन्हें जनरल कैटेगरी के अंदर दे दी गई है, जबकि उनके रिजर्व्ड कैटेगरी में जो सिमिलरली सिचुएटेड कैंडिडेट हैं उनसे ज़्यादा मार्क्स हैं। तो इसकी वजह से जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको उनसे बेटर प्रेफरेंस मिल गई है, जबकि सेम कैटेगरी के होते हुए और ज़्यादा मार्क्स होते हुए उन्हें जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया गया। सो इससे रिलेटेड भी पेटिशन साजिद खान एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स की जो पेटिशन पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर, उस पेटिशन के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी का एलोकेशन से रिलेटेड इशू है और जो कैटेगरी के अंदर जो कैटेगरी में बिलोंग करता है और जिसने जनरल के अंदर क्वालिफाई किया। सो आपकी एंटाइटलमेंट है कि आपको जो डिपार्टमेंट की एलोकेशन अगर जनरल कैटेगरी के अंदर आपको ऐसी प्रेफरेंस नहीं मिल पा रही है या लेटर प्रेफरेंस आपको अलॉट की गई है और रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं उनके जिनके कम मार्क्स हैं उनको अगर आपसे बेटर प्रेफरेंस मिली हुई है, उस आधार के ऊपर आप रीएलोकेशन और एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं।
So friend, this is the compilation of information for today, and I again say you कि इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो ये गाइडेंस वीडियो आपके लिए तैयार की जाती है, इसके अंदर लगभग इतने एफर्ट लग जाते हैं जितने कोर्ट के अंदर 5 केसेस को आर्गूमेंट करने के अंदर जितने एफर्ट्स लगते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हमने लगभग जो इश्यूज़ हैं उनको हमने डिस्कस किया है। कुछ स्मॉलर इश्यूज़ हैं जो कि वेरी लेस नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को इफ़ेक्ट करते हैं। ऐसी कोई अगर इश्यूज़ हैं जिसके बारे में आप गाइडेंस चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपने इशू को डिस्क्राइब करके उसे शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप जो कैंडिडेट्स हैं, एडवर्टाइज नंबर 5 के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ आप शेयर करें ताकि वो भी इश्यूज़ से रिलेटेड अपडेट उनके पास रहे। और आप अपने इश्यूज़ से रिलेटेड आप ये देखिए कि आप किस इशू से इफ़ेक्टेड हैं और आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। जो इन्फॉर्मेशन है एडवर्टाइज नंबर 5 से रिलेटेड और जो अदर सर्विस लॉ से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं या सिविल या क्रिमिनल लॉ के जो अपडेट्स हमारे रहेंगे, वो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको you will be able to receive on your mobile. So that's all for today. Take care. Have a nice time, friends.